इजराइल पैलेस्टीन इसराइल और पैलेस्टाइन के The images that are coming. नहीं, ये वीडियो ऐसे स्टार्ट नहीं होने वाली है, बल्कि इजराइल ने कैसे किया पूरे अरब वर्ल्ड को बर्बाद और आखिर क्यों जूइश लोगों को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। जी हाँ, मुस्लिम्स की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो इजराइल को कब्जा सके। यकीन मानिए, इजराइल जैसा कोई पावरफुल देश अभी तक बना ही नहीं है। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। अब ये तो हम सबको पता है, पर क्या आपको ये पता है कि ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो ये सब की स्टार्टिंग होती है जीसस क्राइस्ट की हत्या के बाद। किसने की, क्यों की, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 1047 BC में इजराइल किंगडम ऑफ इजराइल के नाम से जाना जाता था, जिसे किंग सोलोमन रूल करते थे। और इन्होंने यहाँ की राजधानी जेरूशलम में एक टेम्पल बनवाया था, दैट कॉल्ड टेम्पल माउंट, और इन अरबी दैट कॉल्ड हरम अल शरीफ। और ये काफी पवित्र जगह थी जूइश लोगों के लिए। लेकिन जब यहाँ पे 586 BC में बेबीलोनियन आते हैं तो वो इसे तोड़ देते हैं, और फिर जब यहाँ पे पर्शियन आते हैं तो वो इसे वापस से रिकंस्ट्रक्ट करवाते हैं, जिसके बाद इसका नाम पड़ जाता है सेकंड टेम्पल। जिसके बाद जब यहाँ पे रोमन आते हैं तो वो इसे वापस से तोड़ देते हैं, जिसके बाद इसकी सिर्फ एक वॉल बचती है, और आज के समय में ये वेस्टर्न वॉल के नाम से जानी जाती है। जिसके बाद जूइश लोगों के ऊपर रोमन एम्पायर काफी ज्यादा अत्याचार करता है, जिसकी वजह से काफी सारे जूइश लोग इजराइल छोड़कर चले जाते हैं, और जो बचते हैं उनमें से एक फैमिली में जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है। जी हाँ, जीसस क्राइस्ट एक जूइश फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने नॉलेज किसकी ली थी? क्रिश्चियनिटी की, जिसकी वजह से जूइश लोगों ने उन्हें जेरूशलम में ही एक क्रॉस के साइन पर लटका कर मार दिया था। ईयर 306 में कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट रोमन एम्पायर के किंग बनते हैं, और ये पहले ऐसे किंग होते हैं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया था। और इनके राज में जूइश लोगों की काफी बुरी हालत की जाती है, और जो यहाँ के ज्यादातर रेफ्यूजीज होते हैं वो ज्यादातर यूरोप की तरफ भागते हैं। जिसके बाद रोमन एम्पायर के किंग कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने यहाँ पर एक चर्च ऑफ द होली सेपुल्क्र बनवाया था। और 638 AD में जब ऑटोमन एम्पायर के अंडर में किंगडम ऑफ इजराइल आता है तो यहाँ पे जूइश लोगों को काफी आराम मिलता है, और इसी समय चर्च ऑफ द होली सेपुल्क्र को तोड़कर यहाँ पे अलक्सा मस्जिद बनवाई जाती है। और इसके प्रूफ अभी हाल ही में भूकंप के आने की वजह से मिले हैं, और इसीलिए ये इतना कंट्रोवर्शियल प्लेस है कि जूइश लोग वेस्टर्न वॉल के लिए, क्रिश्चियन चर्च ऑफ द होली सेपुल्क्र के लिए, और मुस्लिम अलक्सा मस्जिद के लिए एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने अलक्सा मस्जिद वाली जगह पे प्रेयर की थी, और फिर वो डोम ऑफ द रॉक वाली जगह पे एक पत्थर के ऊपर पैर रख के जन्नत की ओर चले गए थे। और ये तो हम सबको पता है कि जो मुस्लिम है वो किसी भी देश में अपने रिलीजन को फैलाने के लिए दूसरे रिलीजन के किसी धार्मिक स्थल पर अपने मॉन्यूमेंट खड़े कर देते हैं। और मक्का और मदीना के बाद अलक्सा मस्जिद इनका तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, और जूइश लोगों का वेस्टर्न वॉल। अब 1800 तक जूइश लोगों को ये पता चल जाता है कि अगर हमें सुकून से जीना है तो हमें अपनी एक कंट्री बनानी पड़ेगी। तो थियोडोर हेrzl एक जर्नलिस्ट थे, और इन्होंने जायोनिज्म पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसके बाद जूइश लोग जाकर परमानेंटली पैलेस्टाइन में जाकर बसने लगे। अब 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब कंट्रीज ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ रही होती है। और इस समय ब्रिटिश अरब कंट्रीज के साथ एक डील साइन करता है कि अगर वो इस वॉर को जीतेगा तो वो सीरिया से लेकर यमन तक एक अरब रेवोल्यूशन बनाने में हेल्प करेगा। और यही चीज वो जूइश लोगों के साथ भी करता है कि वो जूइश लोगों को उनका एक देश बनाने में हेल्प करेगा। लेकिन ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ ऑलरेडी एक डील साइन कर रखी थी कि जब ऑटोमन एम्पायर हारेगा तो मिडिल ईस्ट वो आधा आधा बांट लेंगे। अब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाती है और पूरा पैलेस्टाइन ब्रिटेन के कंट्रोल में आ जाता है। अब 1948 में जब एडोल्फ हिटलर को पावर मिलती है तो वो जूइश लोगों को काफी बुरी तरीके से मारना चालू कर देता है। अब जो यहाँ के रेफ्यूजीज होते हैं वो पैलेस्टाइन में जाने लगते हैं, हालांकि ब्रिटेन इन लोगों को रोकता है, और इससे इजराइल नेशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। अब ऐसे ही 1940 में पैलेस्टीन नेशनलिस्ट के चलते पैलेस्टीनियंस भी अपने एक देश की मांग करने लगते हैं। अब ब्रिटेन 1948 में ये टीम टाम यूएनओ के ऊपर डाल के यहाँ से निकल जाता है। अब 1947 में यूएन एक पार्टीशन प्लान लागू करता है, जिसके मुताबिक पैलेस्टीनियंस को 43% लैंड एरिया और जूइश लोगों को 57% लैंड एरिया मिलता है, और जो जेरूशलम है वो इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा, ऐसा कहा जाता है। और जो जूइश लोग हैं वो अपने देश का नाम इजराइल रखते हैं।
और यही से होती है वॉर बिगिंस। क्योंकि जो बाकी नेबरिंग अरब कंट्रीज थी वो कहती है कि ऐसा कैसे, हम 1% भी लैंड एरिया जो इस लोगों को नहीं लेने देंगे। जिसके बाद फर्स्ट अरब इजरायली वॉर चालू हो जाती है 1948 में, जिसमें 5 से भी ज्यादा अरब कंट्रीज इजराइल के खिलाफ लड़ रही होती हैं। लेकिन इसमें जो इस लोगों की एग्जिस्टेंस का सवाल होता है तो वो इनको इतना मारते हैं कि ये जंग तो हारते हैं, साथ ही साथ गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक जो कि एक पैलेस्टीन देश था वो इजिप्ट और जॉर्डन के हिस्से में चला जाता है। सारे पैलेस्टीनियंस बेघर हो जाते हैं और इस समय जो लैंड एरिया 57% था इजराइल का वो 16% लैंड एरिया में तब्दील हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी इन अरब कंट्रीज को अकल नहीं आती है और वो 1967 में द 6 डे ऑफ वॉर भी चालू कर देते हैं, जिसमें भी इजराइल चुटकियों में जीत जाता है। और फिर बूम, क्योंकि गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और इजिप्ट का पूरा सिनाल पेनिनसुला इजराइल के अंडर में आ जाता है। अब इसी समय PLO एस्टेब्लिश होता है जो कि खुद का एक पैलेस्टीनियन देश चाहता होता है। 1973 में थर्ड अरब इजराइल वॉर होती है जिसमें ज्यादा कुछ नहीं बदलता है। अब 1979 में इजिप्ट को थोड़ी अकल आती है और वो इजराइल के साथ पीस टॉक चालू कर देता है और फिर सक्सेसफुली इजराइल इजिप्ट को उसका सिनाल पेनिनसुला वापस कर देता है। लेकिन 1981 में इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को मार दिया जाता है राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, क्योंकि उन्होंने इजराइल के साथ हाथ मिलाया था। अब मोर देन 6 लाख इजरायली लोग जाकर पैलेस्टाइन की टेरिटरीज पे रहना चालू कर देते हैं। अब 1992 में कई लोगों को लगता है कि यित्ज़हाक राबिन इजराइल के काफी अच्छे प्रेसिडेंट थे, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने PLO की बात सुनी थी और ये पैलेस्टीनियंस को उनको उनका खुद का देश बनाने की जगह भी देते हैं। जिसके बाद गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक टुकड़े टुकड़े में पैलेस्टीनियन देश बन जाता है। लेकिन इन सब चीजों के बाद एक्सट्रीम व्हाइट विंग जूस लोग राबिन को मार देते हैं 1995 में। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो 1987 में इस्लामिक कट्टर लोग हमास ग्रुप बनाते हैं जो कि इजराइल को मैप से हटाने के लिए बनाया गया था और ये एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि पूरे इजराइल को एक पैलेस्टीनियन देश बनाना चाहता है, जिसके लिए ये 1996 के पैलेस्टीन इलेक्शन को बॉयकॉट करवा देता है और ये इजराइल पर सुसाइड बॉम्बिंग भी करवाता है, जिससे इजराइल और पैलेस्टीनियन लोग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। और 2002 में वायलेंट प्रोटेस्ट भी होते हैं जिसमें अराउंड 100 लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ पे कई लोगों को लगता है कि जो PLO है वो सिर्फ एक अपना देश चाहता है और ये शांति से समझौता करना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो PLO है वो न्यूट्रल रह के हमास का सपोर्ट करता रहता है, क्योंकि इनके पास वेपन्स तो है नहीं, तो ये लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं। अब आपको ये तो पता चल चुका होगा कि आखिर क्यों ये यित्ज़हाक राबिन की सबसे बड़ी गलती थी। अब इस गलती से जो गलत काम हो रहे थे उन्हें रोकने के लिए इजराइल अपने सेटलमेंट पे दीवारी खड़ी कर देता है। अब जब 2006 आता है तो इस समय हमास मिलिटेंट ग्रुप इलेक्शन में खड़ा होता है और वो PLO की फतेह पार्टी को 132 सीटों में से 76 सीटें जीतकर हरा देता है। और फिर 2007 में इन दोनों पार्टी के बीच में एक सिविल वॉर हो जाती है और इस लड़ाई को बैटल ऑफ गाजा कहा जाता है। अब पैलेस्टाइन देश 2 हिस्सों में बट जाता है। दरअसल जो वेस्ट बैंक है वो PLO के अंडर आता है और जो गाजा स्ट्रिप है वो हमास के अंडर में आ जाता है। अब इस समय जितने भी हमले इजराइल पर होते हैं वो हमास की तरफ से किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि इस हमास ग्रुप के पास पैसा कहाँ से आता है, ये बॉम्ब्स और रॉकेट खरीदता कैसे है? देखिए, जो गाजा स्ट्रिप है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, क्योंकि इसके पीछे है मेडिटेरियन सी, इसके बगल में है इजिप्ट और इसके आगे है इजराइल। तो इनकी लाचारी को देखते हुए जो पैसे बाहर की कंट्रीज इसे देती है वो इन पैसों से वेपन्स खरीद लेता है और इसके साथ ISIS, तालिबान, हूती जैसे बड़े आतंकवादी संगठन भी जुड़े हुए हैं। और इन्हीं सब चीजों की वजह से इतने लंबे समय से इजराइल पैलेस्टीन वॉर चलती आ रही है। एंड आई होप आपको इस वीडियो से आपके सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो जो रिसेंटली 7 अक्टूबर 2023 को हमास और इजराइल के बीच में जो वापस से वॉर स्टार्ट हुई है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसे आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। और आप सबका धन्यवाद इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए।